हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी PT 365 चल रही है। और उसमें भी हम लोग अपडेटेड मटेरियल फर्स्ट देख रहे हैं, जिसमें कि जनवरी और फेब 2023 की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे हम लोग अभी रिवाइज कर रहे हैं फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स UPSC। और साथ ही साथ अगर आपकी स्टेट PCS की भी प्रीलिम्स वगैरह है तो उसमें भी ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा और ये लेसन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन गेमिंग के साथ। ऑफिस ऑफ मेयर के साथ हमने कंप्लीट कर ली थी। 1.7 आर्टिकल से चलते हैं एंड देन हम लोग यहाँ पे आज कोशिश करते हैं कि इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, पॉलिटी सेक्शन। ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग में क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे मीटी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है 3 ग्रीवेंसेस एपलेट कमेटी। वो भी यहाँ पे IT रूल्स जो 2021 है उसके रूल 3A के तहत। इसमें अगर हम लोग देखें कि हर यहाँ पे ग्रीवेंस एपलेट कमेटी जो है, इसमें आप देखो कि कौन कौन होते हैं इस कमेटी में। तो चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन कौन हो गए? एक्स ऑफिसियो मेंबर हो गए। ठीक है, एक्स ऑफिसियो मेंबर नहीं, एक्स ऑफिसियो यहाँ पे चेयरमैन होंगे। इट मीन्स कि उन जो भी यहाँ पे चेयरमैन की पोस्ट को होल्ड करेंगे वो ऑलरेडी किसी पोस्ट में होंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो पोस्ट होगा वो इसको होल्ड करेंगे। और साथ ही 2 जो है होल टाइम मेंबर होंगे, एक रिटायर्ड मेंबर होंगे और साथ ही साथ इनका जो टेन्योर है वो 3 इयर्स का रहेगा जब से ये ऑफिस को एज्यूम करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हो गई ग्रीवेंस एपलेट कमेटी के तहत। उसके बाद अगर हम लोग देखिए ऑनलाइन गेमिंग को आज के डेट में कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ रेगुलेट करना भी, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसी मतलब कि आप जानते ही हो, अगर आप लोग भी खेलते होंगे तो एक लत सी लग जाती है ना, एडिक्शन। बहुत ही एक सस्ता एडिक्शन है जो कि आपको आराम से लग सकता है ऑनलाइन गेमिंग का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही लगता है, ये हर एक एज के लोगों के लिए काफ़ी डेंजरस है। ऑनलाइन गेमिंग के कारण ही आप देख रहे हो कि लोग अपने मेन काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। एक जो वर्ड होती है फोकस, वो फोकस कहीं ना कहीं आपका टूट सा गया है। साथ ही जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऑल टाइम आप देखो कि मोबाइल लेकर वो गेम खेलते रहेंगे। अगर आपके पास लैपी है, आपका छोटा भाई बहन या कोई भी हो, वो भी आपको तंग करता होगा कि ओपन करो, गेम खेलना है, गेम खेलना है। ऊपर से आप देखो कि ना TV में भी ना न्यूज़ देखने देंगे ना कुछ, ऑल टाइम वो गेम खेलते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते जा रहा है। और ये एक डेंजरस ही नहीं है, सेकंड चीज़ आप देखो कि जितना आप स्टेज पार करते जाओगे उतना आपको जो है उसके लिए पेमेंट भी करना होता है। तो इसमें आप लोग देखते हो कि कई ज़्यादा केस स्टडीज़ निकल कर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा केसेस देखने को मिल रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पे करते जा रहे हैं और उनके अंदर इतना एक्साइटमेंट हो चुका है खेलने के लिए। ठीक है, खेलने के लिए ऑनलाइन गेमिंग का इतना एक्साइटमेंट हो चुका है कि वो ये देख ही नहीं रहे हैं कि पेमेंट करना कितना है, 1000 में करना है, लाखों में करना है, बस वो कर दे रहे। कई ऐसा केस देखने को मिला है कि जो बच्चे लोग हैं वो अपने डैडी का ATM और क्रेडिट कार्ड से जो है वो पेमेंट करते जा रहे हैं और नेक्स्ट स्टेज जो ओपन होते जा रहा है उनको वो प्ले करते जा रहे हैं। बाद में उनके डैडी वगैरह को अगर वो चेक कर रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि उनके अकाउंट से इतने पैसे गायब होते जा रहे हैं। ओके, तो ये काइंड ऑफ एडिक्शन है जो कि यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रीवेंस जो कमेटी बनाई गई है, इनका ये क्या रोल है कि सबसे पहले जो कंटेंट मॉडरेशन से रिलेटेड डिसीजन है उसको ये रिवॉक करेंगे। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे आप देखो कि सोशल मीडिया के द्वारा यहाँ पे जो भी कंटेंट है, इट मीन्स कि ऑनलाइन गेमिंग का कोई भी कंटेंट है तो उसको यहाँ पे देखा जाएगा और इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म पे ही देखा जाएगा, उसको ओवरसी किया जाएगा कि हाँ कंटेंट कैसा है। अगर यूज़र अनसेटिस्फाइड होंगे जो भी कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है बाय सोशल कंपनी ग्रीवेंस ऑफिसर, तो वो अपील कर सकते हैं इस कमेटी में विद इन 1 मंथ। अगर ऐसा लगता है कि मीन्स हम जैसे यूज़र्स हैं, अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि नहीं इसकी कंटेंट बेटर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इस कमेटी के अंदर जो है विद इन 1 मंथ हम लोग इसको अपील भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही ये कमेटी जो है कुछ लोगों की असिस्टेंस भी ले सकते हैं। इट मीन्स की हेल्प वगैरह भी लेंगे विद एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंसेस। साथ ही ये एक अडॉप्ट भी करेंगे जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है। साथ ही आगे चल के ये एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी अडॉप्ट करेंगे। ओके, तो ये सारे रोल रहेंगे। बट क्या ज़रूरत पड़ा है ग्रीवेंसेस एपेलेट कमेटी का, ये समझते हैं। नीड क्या है? तो नीड है कि इंटरनेट इन इंडिया इज़ ओपन, इंश्योर डैट इंडिया इंटरनेट जो आज के डेट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ओपन है, सेफ़ हो, ट्रस्टेड हो और अकाउंटेबिलिटी हो। ओके, आज के डेट में आप देखो कि सोशल मीडिया में कुछ भी अपडेट करना या फिर अपनी कुछ भी प्राइवेट या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप अपलोड करना, ये कहीं ना कहीं डेंजरस है। पता भी नहीं चलेगा आपको कब आपके साथ क्या हो जाए। ऊपर से साइबर क्राइम है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हो, तो काफ़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है।
10 जगह 50 जगह अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अननोन जो भी आप देखते हो कि एप्लीकेशन वगैरह होते हैं प्ले स्टोर्स में, उन सबको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं, फेक ऐप होते हैं, जो कि आपके फ़ोन में पड़े जितने भी डेटास है वो स्नैच कर लेते हैं। तो इसलिए इसको भी समझना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे आप समझो कि कुछ भी होता है ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड, तो एक ऐसा कमेटी बना दिया गया, एपेलेट कमेटी, जहाँ पे आप अपने परेशानी को रख सकते हैं। साथ ही एक कल्चर भी यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है जो कि रिस्पॉन्सिवनेस टाइप की हो, कि हाँ, हमारे देश में अगर इस तरीके का इंटरनेट फ्री दे दिया गया है, फ्री तो हालांकि आप नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा इंटरनेट का लत लगा दिया गया कि एवरीवन इज़ यूजिंग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो एक ऐसा कल्चर भी होना चाहिए ना कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, है कि नहीं। साथ ही साथ आप देखो लार्ज नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस जो है वो अनएड्रेस्ड रह गया है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है बाय इंटरनेट इंटरमीडियरीज के द्वारा। आप देखो कि लार्ज नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस जो है वो अभी भी अनएड्रेस्ड है। ओके, तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। इवन सबसे छोटी चीज़ तो आप देख सकते हो, सबसे छोटी बात कि बहुत ही आप देखो कि ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू आप जो है कुछ भी आप देखते हो कि ऑनलाइन अगर आपको कुछ लिंक भी आ रहा है, उसमें आप कुछ भी परचेज़ करते हो तो आपका पैसा चला जाता है, लेकिन आपको ये समझ में आता है कि वो प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचा, है कि नहीं। तो ये भी एक स्कैम है। बहुत सारे ऐप ऐसे हैं और बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जो कि आपको पॉपअप देते रहेंगे कि आप ये परचेज़ कर लो, ट्रेस कर लो, ये कर लो, लेकिन जब आप उसमें पेमेंट करोगे तो आप वहाँ पे पेमेंट करोगे लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं होता, आपका पैसा गायब हो जाता है कि नहीं। तो इतने सारे भी चीज़ आप देखोगे, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि कौन है हमारे सुनने वाला, या फिर किसको बताए हम लोग जो हमारे मनी को रिफ़ंड करे। ओके, तो ये सारे हादसे होते रहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे लाया गया है। साथ ही रेगुलेशन अगर ऑनलाइन गेमिंग का देखें तो आज के डेट में आप देखो कोई भी डेडिकेटेड रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं ऑनलाइन गेमिंग का। साथ ही मीटी की बात करूँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये रिस्पॉन्सिबल है जो कि इस सेक्टर्स को देखने के लिए। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है जो कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को गवर्न करता है। हमारे देश में जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है उसको देखने वाला यही कानून है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं, जैसे कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है मीटी, इनके द्वारा न्यू ड्राफ्ट यहाँ पे रिलीज़ किया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ जो रूल्स है 2021 का, उसको अमेंडमेंट करना है। अब यहाँ पे ऑनलाइन गेम की बात करें तो गेम जो कि यहाँ पे इंटरनेट में ऑफर किया जा रहा है उसको हम लोग ऑनलाइन गेम कहते हैं, और ये यूज़र के द्वारा एक्सेसिबल भी है कंप्यूटर रिसोर्स से। साथ ही सेल्फ रेगुलेटरी अगर बॉडी की बात करें तो ओनली गेम्स जो कि यहाँ पे क्लियर किया गया है एसआरबी के द्वारा, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा कि लीगली हमारे देश में वो ऑपरेट हो, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एक होगी जो कि हर एक ऑनलाइन गेम को वो रेगुलेट करेंगे और वो क्लियर करेंगे कि हाँ ये एक ऐसा गेम है जो कि सारे लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं और खेल सकते हैं, तभी यहाँ पे वो लीगली ऑपरेट है। अदरवाइज और भी जो ऐप है, जो भी यहाँ पे ऑनलाइन गेम वगैरह होगा, अगर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा उनको क्लियर नहीं किया जाएगा तो वो इलीगल माना जाएगा। ओके, साथ ही यहाँ पे नॉर्म्स क्या है ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ का, तो सबसे पहला है कि बेटिंग वगैरह में वो इंगेज ना हो, ठीक है। साथ ही एक कंप्लायंस ऑफिसर हो, नोडल ऑफिसर हो जिसको अपॉइंट करना हो, एक ग्रीवेंस ऑफिसर हो। साथ ही मैंडेटरी होनी चाहिए कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी केवाईसी वेरिफिकेशन हो। केवाईसी वेरिफिकेशन से क्या होता है कि डिटेल्स मिल जाता है जिसमें कि फॉर्जरी की कम चांसेस होती है। फाइन, नेक्स्ट आते हैं ऑडिट डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। रिसेंटली कैग जो कि है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा कहा गया है कि गवर्नमेंट मस्ट अडॉप्ट ऑडिट डेटा स्टैंडर्ड। तो है क्या ये ऑडिट डेटा स्टैंडर्ड, इसको समझते हैं। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसमें कि हम लोग इंश्योर करें कि जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है कि नहीं, उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है। एजेंसीज जो है वो भी सिमलेसली ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर बेटर एनालिसिस, है कि नहीं। अब यहाँ पे प्रेजेंट सिस्टम क्या है ऑडिट का, दो तरीके का है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट है, एक इंटरनल ऑडिट है। ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करूँ तो ये ऑडिट है जो कि कैग के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और जो एजेंसी होते हैं इंडियन ऑडिट के या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के। अगर हम लोग संविधान के द्वारा देखें या फिर जो भी ड्यूटीज़, पावर और कंडीशन यहाँ पे सर्विस एक्ट 1971 के तहत रखा गया है, तो कैग का क्या फंक्शन है। कैग का फंक्शन है कि सारे एक्सपेंडिचर, इट मीन्स कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसको ऑडिट करना। साथ ही ऑडिट करना सारे ट्रांजैक्शंस जो कि यूनियन और स्टेट्स का हो रहा है, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड। इट मीन्स कि ये तीन फंड आपको देखने को मिलेगा जिसको कि बाकायदा आपने एम लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। तो इन तीनों की ऑडिट कौन करता है, तो कैग करता है। साथ ही कैग को यहाँ पे एम्पावर भी किया गया है कि कोई भी ऑफिस जो भी यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड है उसको वो इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। अगर उनको कहीं डाउट होता है या फिर झोल दिखता है फॉर्जरी वगैरह दिखता है, तो वो ऑफिस में जाके विजिट करके वहाँ पे इंस्पेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। ये तो हो गई यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट। नेक्स्ट वन इज़ इंटरनल ऑडिट। व्हाट इज़ दिस, ये इंटरनल है
ऑर्गेनाइजेशन का, इट मीन्स कि इसको किसी एजेंसी या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो कि मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। बेसिकली इट इज़ एन इंटरनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव के तहत होता है। अगर कैग की एक्सटेंड देखें तो ये लिमिटेड है कि वो इंटरनल ऑडिट जो वर्क है उसके मीन्स चेक वगैरह करे, ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेड ही है। बट कोई नहीं, मतलब कि यहाँ पे आप देखो इंटरनल ऑडिट में जो कैग का यहाँ पे काम है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, बट हाँ ये जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट है इसमें सिर्फ कैग का ही काम है। अब कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं, जैसे कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इनके द्वारा कैग को चूज़ किया गया है कि वो एक्सटर्नल ऑडिट करे, वो भी 4 ईयर टर्म्स के लिए, इट मीन्स कि 2024 से लेकर 2027 तक। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, फाइन। तो इसलिए ILO जिससे रिलेटेड हर साल प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। कैग के द्वारा एक स्पेसिफिक स्टेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि ILO हैड एस्टैब्लिश्ड अ पैनल फॉर नॉमिनेशन ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर, और साथ ही ये रिक्वेस्ट भी किया गया है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी। अगर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो एक्चुअली ये एक पब्लिक बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को कैसे यहाँ पे ऑडिट किया जाए। सरकार की जो रेवेन्यू आती है, सरकार के द्वारा जो खर्च किए जाते हैं उसको कैसे ऑडिट करें, इसका आप देखोगे किसके पास यहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की, ठीक है। और ओके, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट जो इंस्टीट्यूशन है ये एक वॉलेंट्री नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली ऑडिटिंग का जो स्टैंडर्ड होता है ना उसको प्रमोट करते हैं। और यहाँ पे आप देखो कि 7 इस तरीके के INTOSAI रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि ये अफ्रीका में है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में है, एशिया में है, कैरेबियन में है, यूरोप एंड यूरेशिया में है, लैटिन अमेरिका में है, ओशनिया में है। तो ये इस तरीके से आप 7 जगह आप देखोगे कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है। कैग की बात करें तो कैग जो है यहाँ पे इलेक्ट किए जाएंगे एज ए चेयरमैन, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि ASOSAI का यहाँ पे चेयरमैन जैसा कैग को यहाँ पे इलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो WHO है जो कि 20 से 23 तक रहे हैं, FAO है जो कि 20 से 25 तक है, इंटरनेशनल एटॉमिक यहाँ पे एनर्जी एजेंसी है जो कि 20 से 27 तक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन है जो कि 21 से 23 है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री और यूनियन है जो कि यहाँ पे एक्सटर्नली ऑडिट किए जाते हैं कैग के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे 20 से 22 के बीच में। तो ये सारी बातें रही, तो इसलिए यहाँ पे कैग का जो यहाँ पे आप देखते हो कि पावर है वो थोड़ा पावर क्या, हमारे इंडिया में तो बहुत सारे पावर उनको ऑलरेडी मिला ही हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे ये एक एडिशनल न्यूज़ है जिसको आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ऑडिट की देखें जो कि कैग के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो किस तरीके के ऑडिट यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं कैग के द्वारा। तो सबसे पहले फिनेंशियल ऑडिट है, रेगुलेटरी ऑडिट है, रिसिप्ट्स ऑडिट है और परफॉर्मेंस ऑडिट है। तो ये 4 तरीके के ऑडिट हैं। फिनेंशियल ऑडिट की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है एग्जीक्यूटिव का उसी को चेक किया जाता है, इज़ नॉट ओनली इन कन्फॉर्मिटी विद प्रिस्क्राइब लॉ, बट जो फिनेंशियल यहाँ पे आप जानते हो कि जो भी यहाँ पे सरकार की रेवेन्यू आती है या फिर एक्सपेंडिचर होता है उनको यहाँ पे ऑडिट किया जाता है, बट ये एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, एकदम से प्रॉपर यहाँ पे माना जाता है कि जो भी किसी भी तरीके का एक पैसा का यहाँ पे झोल नहीं होना चाहिए। रेगुलेटरी ऑडिट की क्या है कि यहाँ पे आप देखो कि मेनली चेक किया जाता है पेमेंट्स वगैरह को, जो भी यहाँ पे ऑथराइज्ड है तो उनको जो भी पेमेंट्स वगैरह दिया जाता है तो उसको चेक किया जाता है। और साथ ही साथ रिसिप्ट ऑडिट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑडिट है जो कि इनकम टैक्स का है, कस्टम का है, एक्साइज रिसिप्ट का है, तो इन सब के ऑडिट इन्वॉल्व है, वो भी यूनियन लेवल पे। साथ ही परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे फोकस किया गया है इवोल्यूशन ऑफ स्कीम और प्रोग्राम, जिसमें कि आप देखो ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो है ना वो रिलेट हो रहे हैं। तो इस 4 तरीके के जो यहाँ पे ऑडिट है इसको कंडक्ट किया जाता है कैग के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा गवर्नमेंट की जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसका एम है कि यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस है ब्लॉक्स वगैरह का, जिसमें कि आप देखो कि डेवलपमेंट पैरामीटर्स में वो काफ़ी पीछे है, तो इसको इम्प्रूव करना है। इसमें और क्यों है, क्योंकि फर्स्ट अनाउंस किया गया था, ये समझिए कि 2023 में, जो 2022 का 23 का जो यूनियन बजट है उसमें ये अनाउंस किया गया था, और इसको मेंशन किया गया है अगेन इस साल। तो इसलिए ये आप देखो कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसी के मॉडल पे ये बेस्ड है, जो कि ऑलरेडी 2018 में लॉन्च किया गया था, और जिसमें कि यहाँ पे 112 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया था। ओके, अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कहने का मतलब है कि एकदम पिछड़ा ब्लॉक, ऐसा गांव और ऐसा मीन्स जगह जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो उस पर बेसिकली फोकस करने की बात की गई है। कवरेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि 500 ब्लॉक्स को, यानी कि 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में 500 ब्लॉक्स को कवर किया गया है, और ओवर हाफ ऑफ दिस ब्लॉक्स जो है ये 6 स्टेट में ही है,
जैसे कि आपको पता है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये 6 आपको स्टेट में ही देखने को मिलेगा कि मोर देन हाफ ऑफ द ब्लॉक्स है। इट मीन्स कि 250 से भी ज़्यादा ब्लॉक। इसी में अगर हम लोग इसकी एम देखें तो एम है कि जो भी एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज है, जैसे कि बहुत सारे डोमेन आपको देखने को मिलेंगे। आप एक दिन में आपकी बेसिक नीड्स क्या होती हैं, जैसे आपको पीने के लिए अच्छा पानी मिले, खाना खाने के लिए अच्छे फूड्स मिल सके, पढ़ने के लिए आप समझो कि आपको अच्छे स्कूल्स मिल सके, है कि नहीं। जो किसान भाई है उनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, हर एक लोग के पास एक बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए, हेल्थ पे ध्यान दो, न्यूट्रिशंस पे ध्यान दो, साथ ही स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, और जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपकी कोई बिज़नेस है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, आपके पास घर होना चाहिए। तो ये सारे जितने भी बेसिक नीड्स है, ये सारी चीज़ें एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत ये प्रोवाइड किया जाएगा। की इंडिकेटर्स यहाँ पे 15 की सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, वो भी मल्टीपल डोमेन्स में, ये सारे डोमेन्स में, राइट। अगर हम लोग पीरियोडिक रैंकिंग देखें तो कहा गया है कि यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे आपका जो है रैंकिंग दिया जाएगा। इट मीन्स कि जितने भी एस्पिरेशनल ब्लॉक है जो सबसे पिछड़े हैं आज की डेट में, उनको देखा जाएगा, उनके बीच में यहाँ पे कंपटीशन की जाएगी, और एक साल के बीच में इट मीन्स कि एक समझो कि एक यहाँ पे तो अभी टाइम फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन एक साल में ही अगर मान लो कि एक बार भी अगर चेक होता है, देखा जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, तो उनके बेसिस पे रैंकिंग सेट किया जाएगा। फोकस होगा प्रोग्राम पे। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम लोग प्रोग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे तो इससे हमारी गवर्नेंस इंप्रूव होगी। इट मीन्स कि जो भी हम लोग एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने सिटीजन्स को दे पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हांस होगा। ओके, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। अब समझते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि ऑलरेडी हमारा 2018 में ये इसको लॉन्च किया गया। मेन एम था कि 112 ऐसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स पाए गए थे हमारे देश में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं। वहाँ पे लोगों को ना खाने के लिए ढंग से खाना मिल पा रहा है कि बात नहीं, वो अरेंज नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, और उनको अगर सरकार की इतनी सारी नीतियां हैं, अगर उनके तहत अगर इन सारे लोगों तक प्रोवाइड किया जाए तो उन्हें खाना, पानी और कपड़ा, इन सब की दिक्कत नहीं होगी। ओके, साथ ही फोकस है प्रोग्राम का कि यहाँ पे मेन ड्राइवर्स, इट मीन्स विद स्टेट्स एज अ मेन ड्राइवर, मेनली यहाँ पे फोकस किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट पे, आइडेंटिफाई किया जाएगा जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है। इट मीन्स कि जो इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे नीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाएगा। की इंडिकेटर्स टोटल यहाँ पे 49 की आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, जैसे 5 ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इट मीन्स कि यहाँ पे इन सारे जिलों में रह रहे लोग जो है, डिस्ट्रिक्ट में भी अगर हम लोग ब्लॉक वाइज देखें तो यहाँ पे जो भी लोग हैं उनकी हेल्थ कैसी है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनकी न्यूट्रिशंस कैसी है, अंडर न्यूट्रिशंस तो नहीं है, मल न्यूट्रिशंस तो नहीं चल रहे वो लोग, या फिर उनको बेसिक एजुकेशन मिल पा रहा है कि नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस है, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि नहीं, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये सारे यहाँ पे आपके 5 ब्रॉड सोशो इकोनॉमिक थीम्स हैं जिस पे कि मेनली फोकस किया जा रहा है। डेल्टा रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल चेंजेस है डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग के ऊपर, उसको देखा जाएगा। और बेस लाइन रैंकिंग देखें तो एक्चुअली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस देखा जाएगा, जो भी बेस लाइन ईयर यहाँ पे आपका रखा गया है। बेस लाइन ईयर इट मीन्स कि मान लो कि 2018 में लाया गया, तो 2018 से हर एक साल का कंपेयर किया जाएगा कि 2019 में कितना प्रोग्रेस हुआ, फिर 2020 में कितना प्रोग्रेस हुआ, आज की डेट में 2023 में कितना प्रोग्रेस हुआ। इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रोग्रेसिव देखा जाएगा। 3C अप्रोच भी है यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का। फर्स्ट वन इज़ कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। तो ये 3 आपका अप्रोच है। कन्वर्जेंस है कि यहाँ पे आप देखो कि स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे मिल के काम करना होगा, तभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में कुछ हम लोग जो यहाँ पे आपका कॉन्स्टेंट्स है उनको ओवरकम कर पाएंगे। कोलैबोरेशन है कि यहाँ पे आप देखो कॉपरेशंस, इट मीन्स कि सिविल सोसाइटी और जो फंक्शनरीज है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के, उनके जो कॉपरेशन है उनके साथ ही मिलकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एंड कंपटीशन है, जितने भी ब्लॉक्स है 112 है, अभी तो और भी बढ़ चुके हैं, ये जब स्टार्टिंग में था तो 112 था, अभी आप देखोगे 169 है। सॉरी आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट 169 मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो इसमें एक कंपटीशन होगा हर एक यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें देखा जाएगा चैम्पियंस ऑफ द चेंजेस का यहाँ पे अवार्ड भी दिया जाएगा। ओके, कि कौन सी ऐसी जिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चेंजेस देखने को मिला। ओके, सो ये हो गया हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट आते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। सो इसके साथ ही पढ़ने में इसका मज़ा है
क्योंकि ये आप समझ पाओगे कि गांव में अब हमारी सरकार जो है वो गांव-गांव पे फोकस कर रही है। तो कैबिनेट के द्वारा ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम भी अप्रूव कर दिया गया है। अगर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की अगर बात करें तो बेसिकली इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फंड प्रोवाइड किया जाएगा ये शेयरिंग के बेसिस पे होगा। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा यहाँ पे फंड प्रोवाइड की जाएगी, जो भी एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो डेवलप करने के लिए और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो भी नदरलैंड बॉर्डर में है। चलिए देख लेते हैं। बेसिकली इसको इस साल यहाँ पे अप्रूव किया गया है और चलेगा ये 2026 तक। यहाँ पे कौन कौन से स्टेट है, तो ये आपके बॉर्डर वाले एरिया में है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। इस स्कीम से क्या होगा कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इट मीन्स कि ये सारे लोग जो बॉर्डर में रहते हैं, तो बॉर्डर में आप देखते हो कि आउट माइग्रेशन इन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज के कारण और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस है, जॉब के कारण, बेटर एजुकेशन के कारण लोग जो है अपनी जगह को छोड़ के विद प्रॉपर रीज़न वो दूसरी जगह चले जाते हैं माइग्रेट होकर। तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन के दौरान काफ़ी लोग जो है काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और एक सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए इस स्कीम का यहाँ पे बेसिक एम है। ओके, की फीचर्स देख लेते हैं। देखिए, वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही क्रिएट किया जाएगा, लेकिन ग्राम पंचायत के हेल्प से। सबसे पहले यहाँ पे आपका डेवलपमेंट होगा, जो ग्रोथ सेंटर्स है उनको हब और स्पोक मॉडल में किया जाएगा, इस तरीके का हब और स्पोक मॉडल। फिनेंशियल एलोकेशन यहाँ पे जितना भी दिया गया है 2500 करोड़ रुपीज़ जो है ये हमारा रोड के लिए यूज़ होगा, यानी कि सड़कें बनाई जाएगी। बहुत सारे जगह पे आप देखोगे दूर दूर जो गांव दराज है, आज की डेट में तो मुझे देखने को मिलता है कि मैं जितना ट्रैवल कर पा रही हूँ, गांव तक पहुँच पा रही हूँ, तो वहाँ तक तो मुझे देखने को मिल रहा है कि सड़कें अच्छी बनाई गई है। लेकिन फिर भी और भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ना जाने ऐसे जो भी ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, अभी तक मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है कि मैं कोई भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में विज़िट करूं, बट हाँ बहुत जल्द ही ऐसा मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में मैं कहीं ना कहीं ज़रूर विज़िट करूंगी, जिससे कि जब तक हम लोग चीज़ों को देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। जितनी भी चीज़ें आप किताब में पढ़ लो ये यहीं तक सीमित हो जाती है, बट आँख से देखने के बाद वहाँ रह के एक होता है कि लोगों की फीलिंग समझ सकते हैं कि उन्हें किस तरीके की क्या कमी फील हो रही है। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो रोड में यूज़ किया जाएगा 50% जो फंड है, 50% से भी ज़्यादा फंड को, और 100% जो सैचुरेशन है वो सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स जो है वो इंश्योर करेंगे। और नो ओवरलैप विद बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है कि जो यहाँ पे बॉर्डर लगते हैं वो सारे एरिया को डेवलप करना है। अगर इसका एम देखें तो इसका एम है कि हम लोग को डेवलपमेंट नीड्स है उसको मीट करना है, जो भी हमारे लोग रह रहे हैं रिमोट और इनएक्सेसिबल एरिया में। साथ ही आउटकम्स एक्सपेक्टेड अगर हम लोग देखें तो कनेक्टिविटी जो है वो ऑल वेदर रोड के साथ है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और मेनली यहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी में फोकस किया जाएगा। मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। ये सारे एरिया में बेसिकली आप देखोगे कि मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू भी एक बिग चैलेंजेस है, तो ये भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। टूरिस्ट और मल्टीपर्पज़ हो, हेल्थ वगैरह हो, वेलनेस सेंटर हो, और तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि विलेज डिफेंस कमेटी भी बनाई गई है। तो रिसेंटली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, वो यहाँ पे एग्री हुए हैं कि चलो ठीक है, विलेज डिफेंस जो कमेटी है उसको सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले तो ये 1990s में डोडा जो डिस्ट्रिक्ट था उसमें ये बनाया गया था। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो रिमोट हिली विलेजेस के रेसिडेंट है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाता है, उनको वेपन वगैरह दिया जाता है कि अपने आप को वो सेव कर सके। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो डायरेक्शन है एसपी या एसएसपी के उस डिस्ट्रिक्ट के, उनके डायरेक्शन के तहत यहाँ पे फंक्शन किया जाता है। एक्स सर्विसमैन और एक्स पुलिसमैन या फिर जो बॉडी यूथ है उनके द्वारा ये सब यहाँ पे कंसर्न्ड होते हैं। अगर विलेज डिफेंस कमेटी की बात करूँ तो इनको फिर से रीनेम किया गया है और विलेज डिफेंस गार्ड जो है यहाँ पे रखा गया है विद इंक्रीज्ड पेमेंट। यहाँ पे पेमेंट वगैरह भी बढ़ा दी गई है। ओके, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बट इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आप जो भी आंसर राइटिंग करते हैं उसमें आप लोग लिख सकते हैं, आपके जो भी ऑप्शनल है वहाँ पे यूज़ हो सकता है, और यूपीएससी प्रीलिम्स में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं अदर डिसीजंस जो कि यहाँ पे कैबिनेट के द्वारा लिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अलॉन्ग बॉर्डर्स में। तो सबसे पहले ये आप देखोगे 4.1 किलोमीटर जो शिंकुला टनल है उसको अप्रूव किया गया है टू अलाउ ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। तो ये आज की डेट में आप देखते हो कि कनेक्टिविटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस की जा रही है सरकार के द्वारा। तो ये शिंकुला टनल जो बनाया जा रहा है इसको भी ध्यान रखना है। देन यहाँ पे आप देखो कि 7 न्यू बटालियंस जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में, उसको भी यहाँ पे अप्रूव किया गया है।
और आईटीबीपी की बात करें तो एक्चुअली ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में ये काम करते हैं। तो ये भी चीज़ों को ध्यान रखना। ओके, सो गाइज दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक दो बार आप गो थ्रू हो लेना, अभी भी टाइम है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो रिविजन्स होते रहना चाहिए। पब्लिक सर्विस कंटेंट की बात करूं तो रिसेंटली क्या है कि यहाँ पे आपका एडवाइस किया गया है कि पब्लिक सर्विस कंटेंट को टेलीकास्ट करें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसको रिलीज़ किया जा रहा है। गाइडलाइंस वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है। और अगर इसके आगे देखें कि कंटेंट में क्या है, तो चैनल में जो है आपका पब्लिक सर्विस जो ब्रॉडकास्टिंग है वो यहाँ पे लिया जाएगा फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 30 मिनट्स, एक दिन में 30 मिनट्स का यहाँ पे रहेगा। ब्रॉडकास्टर्स जो है इनके पास लिबर्टी होगी कि वो अपने कंटेंट को मॉड्यूलेट कर सकें, और कंटेंट जो है वो यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स के बीच में भी आप देखो कि शेयर किया जाएगा। अकाउंटिंग ऑफ टाइमिंग देखें तो चैनल्स जो है उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपना जो एयर नेशनल इंटरेस्ट कंटेंट है उसको यहाँ पे लेकर रखें फॉर 15 आवर्स एवरी मंथ, और कंटेंट नीड नॉट बी ऑफ 30 मिनट एट ए स्ट्रेच, यानी कि एक कंटेंट जो है वो 30 मिनट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 मिनट्स भी इतना भी नहीं होना चाहिए। रिपोर्टिंग वगैरह आप देखो कि वॉलेंट्री कंप्लाइंसेस है, सेल्फ सर्टिफिकेशन से यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही आइडेंटिफिकेशन की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर है जो कि मिनिस्ट्री के अंदर ही ये काम करेंगे, जिससे कि जितनी भी यहाँ पे कंटेंट टेलीकास्ट हो रही है 90 डेज़ के विदिन, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो भी रहे हैं न्यूज़ में। तो एल्डरमैन, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एल्डरमैन्स ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटीज़ राइट टू वोट इन अ मीटिंग। चलिए एल्डरमैन होते कौन है पहले ये समझते हैं। एक मेंबर ऑफ सिटी काउंसिल है या म्यूनिसिपल बॉडी के कोई मेंबर होते होंगे जिनका एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उस एरिया में, उस लोकेशन में जो भी यूज़ हो रहा है उसमें डिपेंड होना। इट मीन्स कि अगर हम लोग दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के तहत देखें तो एलजी, इट मीन्स कि यहाँ पे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया दिल्ली जो है वो यहाँ पे 10 इंडिविजुअल को नॉमिनेट कर सकते हैं जिनका एज यहाँ पे 25 से ज़्यादा है। एल्डरमैन की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन में और एमसीडी इन हाउस एंड वार्ड कमेटी मीटिंग में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में आप देखो कि ये अलाउ नहीं किया गया एल्डरमैन को कि वो वोट करें मीटिंग में, तो ये भी ध्यान रखना है। नेशनल लेवल मल्टी स्टेट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो यहाँ पे आप देखो 3 नेशनल लेवल जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो यहाँ पे आपका सेटअप किया गया है, जो कि एक सहकारी समृद्धि का जो गोल है वो अचीव कर सके, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन। ओके, साथ ही अगर हम लोग देखें MSCS है, MSCS एक्ट यहाँ पे 2002 का है, तो 3 न्यू यहाँ पे आपका कोऑपरेटिव बॉडीज़ लाया गया, जैसे नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी है, ये आपका अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इट मीन्स कि जितने भी हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज जो सरप्लस यहाँ पे हो रहे हैं, इट मीन्स कि गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइमरी होगा टू नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, जिसमें कि प्राइमरी सोसाइटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हायर एक्सपोर्ट है, जिससे कि क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन वगैरह जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही जो है हमारा मेक इन इंडिया स्कीम है वो और भी ज़्यादा प्रमोट हो पाएगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। तो नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो डिमांड है या फिर कंजप्शन है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, उसको भी अनलॉक किया जा रहा है डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में। इससे किसानों को काफ़ी हेल्प होगा कि आप जो है हाई प्राइस अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का ले सकते हो। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी है। सीड सोसाइटी क्या है कि ये आपका एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, इन सब काम करने के लिए। सीड वगैरह बीज का जितना भी आप देखते हो कि प्रोडक्शन करो, फिर उसको प्रोक्योर करो, उसको प्रोसेस करो, ब्रांड लगाओ, लेबल करो, पैकेज करो, स्टोर करके रखो, मार्केटिंग करो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करो, जितने भी क्वालिटी सीड्स है, तो ये सब काम इनके अंडर में किया जाएगा। साथ ही एक सिस्टम को डेवलप किया जाएगा हमारे यहाँ के नेचुरल सीड्स की प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए। साथ ही अगर हम लोग देखें तो सीड रिप्लेसमेंट रेट वगैरह, तो बेटर होगा ना कि अगर हम लोग अपने यहाँ की जो क्वालिटी सीड्स है अगर उसकी अच्छी प्रोडक्शंस करते हैं, तो जो हम लोग इतने सारे इंपोर्टेड सीड्स होता है, हम लोग दूसरे देशों में डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि हम लोग अच्छे क्वालिटी सीड्स को इंपोर्ट करें अपने देश में, तो वो सब
नहीं करना पड़ेगा, उसमें हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, हमारा जो रूरल इकॉनमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो पाएगा, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो स्ट्रेंथन हो पाएगी। तो इन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे यहाँ जो है क्वालिटी सीड्स को प्रोडक्शंस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ज़रूरी भी है, और आगे चल के हमारे देश को ही फ़ायदा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, है कि नहीं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग सारी टॉपिक्स को ज़रूर कवर करते जाएंगे। आई विश एंड आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहो, क्योंकि जब तक आप मेहनत करोगे तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।